नमस्कार दोस्तों। आज 1 जून को सुबह जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और वैसे ही काफ़ी सारे पेरेंट्स के बात भी हो रही है, फ़ोन भी आ रहे हैं और पर्सनल मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो मैं आपको जेई एडवांस रिजल्ट के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आपने अभी तक देखी भी होगी, पर उसको अच्छी तरह से समझते हैं। इस बार जो जेई मेन का एग्जाम हुआ था उसमें जनवरी और अप्रैल में मिलाकर लगभग 16,04,854 विद्यार्थी बैठे थे, जो कि जेई मेन सेकंड के रिजल्ट के टाइम पे हमें पता लग गया था। और लगभग 16,04,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और अपियर जो हुए थे 15,38,468 विद्यार्थी अपियर हुए थे। उसमें से लगभग 2.5 लाख बच्चों को जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई घोषित किया था और उसमें से आज जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसके अनुसार 1,87,389 स्टूडेंट्स ने जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। तो लगभग 63,000 बच्चे ने लगभग जो है रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था और 1,79,694 बच्चे, लगभग 1,80,000 के आसपास, जो कि हर साल पिछले 3-4 साल से 1,80 का ही फिगर चल रहा है। 1,79,694 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने दोनों पेपर दिए, पेपर 1 और पेपर 2 जेई एडवांस के। और उसमें से 56,880 विद्यार्थियों को जो है आज काउंसलिंग के लिए एलिजिबल घोषित किया गया है, क्वालिफाइड घोषित किया गया है। अब क्वालिफाइड घोषित होने का मतलब यह है कि जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज क्वालिफाई हुए हैं उनको वहां पर रैंक दी गई है। जिन स्टूडेंट्स की सीआरएल बनती है, सीआरएल मतलब कॉमन रैंक लिस्ट, जिसमें सभी कैटेगरीज के बच्चे आते हैं, और सीआरएल रैंक एक निश्चित संख्या तक दी जाती है, जो कि जनरल स्टूडेंट की कट ऑफ होती है। जनरल स्टूडेंट की कट ऑफ इस बार 92 मार्क्स पर गई है, जो कि लगभग 25.5% के आसपास है। तो 92 मार्क्स तक जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं किसी भी कैटेगरी के, उनको सीआरएल दी गई है। और सीआरएल के साथ साथ अगर वो किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उनको अपनी कैटेगरी रैंक भी दी जाती है। 92 से कम मार्क्स जिसके हैं बच्चों के, वो उनको कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी रैंक दी जाएगी और जनरल के बच्चे 92 से कम मार्क्स पे सेलेक्ट नहीं होंगे अनटिल अनलेस वो पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो। तो सभी कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग रहती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 56,880 बच्चे जो इस साल अभी क्वालिफाई किए हैं जेई एडवांस के लिए, वो अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो पिछले साल 54,378 बच्चे क्वालिफाई हुए थे और इस बार लगभग 2,502 बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं। और अगर हम टोटल अपियर्ड स्टूडेंट जो हैं 1,79,694 बच्चे, उनमें से क्वालिफाई बच्चे जो हुए हैं 56,880, अगर हम उनको देखें तो लगभग 31.65, लगभग 31.65% स्टूडेंट जो हैं, जितने बच्चे एडवांस में बैठे थे उनमें से इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो ये तो कुछ डेटा से रिलेटेड स्पेसिफिक जानकारी है, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने जेई एडवांस का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें कितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और कितने बच्चे पास आउट क्वालिफाई हुए। क्वालिफाई का मतलब यहाँ पर सिंपल है कि अब जब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जोसा काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी 2 जून से, और जोसा काउंसलिंग में आपको आईआईटी में एडमिशन के लिए आप अपनी काउंसलिंग या अपनी चॉइस फिलिंग तभी कर सकते हैं जब आप क्वालिफाई हुए हैं या आपको कोई ना कोई रैंक अलॉट की गई है। तो यहाँ पर अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक बार देख लेते हैं। ये एग्जाम जो है 360 मार्क्स का था, 180 पेपर 1 और 180 पेपर 2। और जो कट ऑफ रही है वो जनरल या कॉमन रैंक लिस्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उसकी कट ऑफ जो रही है वो 92 मार्क्स पर रही है। अब 92 मार्क्स का मतलब लगभग 25.5 25.56% है, जो कि पिछले साल की जो कट ऑफ थी 74 मार्क्स पर थी, उससे लगभग 18 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ गई है इस बार की। जब पेपर हुआ था तो ऐसा महसूस किया गया था बच्चों द्वारा भी और एक्सपर्ट्स के द्वारा भी कि पेपर इस साल का काफ़ी टफ है और कट ऑफ जो है पिछले साल के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कट ऑफ थोड़ी बड़ी है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न शायद ये भी है कि जो मल्टीपल सेलेक्ट वाला सेक्शन होता है, जिसमें नॉर्मली -2 नेगेटिव मार्किंग होती आई थी, उसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग -1 ही थी। तो इस वजह से थोड़े से मार्क्स डेफिनेटली बच्चों के इम्प्रूव हुए होंगे और कट ऑफ काफ़ी बढ़ गई। 18 मार्क्स कट ऑफ बढ़ी, इसका मतलब लगभग 5% कट ऑफ बढ़ गई। अब जो दूसरे कैटेगरीज ओबीसी, एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही है वो 92 के मुकाबले 82 रही है। तो 82 का मतलब 10 नंबर कम हुए हैं इसमें। और ये जेई एडवांस का रूल है कि जो भी जनरल का कट ऑफ रहता है या सीआरएल रैंक जहां पर कट ऑफ जो रहता है उससे 10% मार्क्स कम
पर ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहता है। तो इस बार ये 82 मार्क्स रहा है और पिछले साल ये 74 की तुलना में 66 मार्क्स रहा है। तो अगर हम ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी देखें तो ये 16-16 मार्क्स इंक्रीज हुई है। इसके बाद एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी और जो सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं उन सभी की कट ऑफ 46 मार्क्स रही है, जो कि जनरल की कट ऑफ जिसे हम बोल रहे हैं सीआरएल बोल रहे हैं उसकी कट ऑफ 92 मार्क्स है, उसका आधा 92 का आधा यानी कि 46 मार्क्स जो है इसकी कट ऑफ रही है। अब 46 मार्क्स का मतलब है कि पिछले साल ये कट ऑफ 37 मार्क्स पर थी, तो इस बार 9 मार्क्स इसमें यहाँ पर भी बढ़ गए हैं। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो ये है 12.78%। तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ 12.78% है, जो कि जनरल की कट ऑफ 25.56% का जस्ट हाफ है। अब अगर जनरल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं, अगर उनमें से कुछ भी सीट्स खाली रहती हैं, वैकेंट रहती हैं, तो उनके लिए एक और कट ऑफ निकाली जाती है जिसको प्रिपरेटरी कोर्स की रैंक लिस्ट बोला जाता है। और ये प्रिपरेटरी कोर्स की रैंक लिस्ट जो है एससी और एसटी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कट ऑफ से आधी रहती है। तो इन कैटेगरीज की कट ऑफ यदि 46 मार्क्स है तो प्रिपरेटरी कोर्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चों के लिए ऑफर किए जाते हैं और केवल आईआईटीज में ऑफर किए जाते हैं, ये एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में नहीं है। तो प्रिपरेटरी कोर्स की जो कट ऑफ है वो 23 नंबर पर है, मतलब 46 का आधा, तो 23 मार्क्स पर ये कट ऑफ है। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और यदि उनकी जो यदि उनकी मार्कशीट में उनको प्रिपरेटरी रैंक दी गई है, तो प्रिपरेटरी रैंक का मतलब है कि आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की जब जो सीट्स अगर वेकेंट रहती हैं तो आपको प्रिपरेटरी कोर्स का ऑप्शन वहां पर दिया जाएगा। आपको काउंसलिंग में इसी साल पार्टिसिपेट करना है, लेकिन आपका कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो नॉर्मल ड्यूरेशन, यदि 4 साल का कोर्स आपको अलॉट होता है तो उसकी जगह आपको 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। प्रिपरेटरी कोर्स का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट किस तरह से चेक करनी है, मार्कशीट में आपको जो दिया हुआ है, आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिए हुए हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर आपका टोटल जो है सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ रही है, जनरल की कट ऑफ रही है, सीआरएल की कट ऑफ जिसे बोलते हैं वो 8 मार्क्स रही है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। 8 मार्क्स मतलब फिजिक्स में कम से कम 8 मार्क्स होने चाहिए दोनों पेपर मिलाकर, केमिस्ट्री में कम से कम 8 होने चाहिए और फिर मैथ्स में भी कम से कम 8 मार्क्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरीके से इसका 10% अगर हम कम करें तो ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है 7 नंबर रही है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो 4 नंबर रही है, 8 का आधा। तो कम से कम इतने मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपको लाना जरूरी है और साथ ही साथ आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना जरूरी है। प्रिपरेटरी कोर्स की जो कट ऑफ है वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है उसकी आधी रही है, तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 4 है वहां पर, तो यहाँ पर प्रिपरेटरी कोर्स में ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ 2 है। तो ये मार्क्स आपके होने चाहिए। कई स्टूडेंट्स जिनकी मार्कशीट में उनको आपको लग रहा होगा कि हमने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर रखी है लेकिन फिर भी हमें रैंक नहीं दी गई है या हम क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो क्लियर ना हुआ हो। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी सब्जेक्ट वाइज तीनों सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर है लेकिन ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, तो ऐसे स्टूडेंट्स आप अपनी मार्कशीट को इस तरीके से देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। इसके बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, जोसा की काउंसलिंग का। और जोसा की काउंसलिंग में आपको कल यानी कि 2 जून को शाम को 5 बजे से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह भरनी है, साथ ही साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक बार शेयर कर देता हूँ। इसमें आपको 10th की मार्कशीट अपनी चढ़ानी है और साथ में आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए रहेगा। और इसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट आपको चढ़ानी है जो कि आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो 12th है उसका रिजल्ट चेक करने के लिए होता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 75% से ऊपर मार्क्स होना जरूरी है, जबकि एससी एसटी के लिए 65 से ऊपर मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ 12th की मार्कशीट आपकी स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में भी यूज होगी कि आप किस स्टेट से आपने 12th का एग्जाम दिया है, ताकि आपको एनआईटीज में जो होम स्टेट का कोटा रहता है उसके लिए वो चेक किया जाता है। इसके बाद आपको जेई मेन का एडमिट कार्ड वहाँ पर अपलोड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना चढ़ाना है। एससी और एसटी के जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी डेट का हो सकता है, लेकिन ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस का यदि आप सर्टिफिकेट चढ़ा रहे हैं
तो वो आपका 1 अप्रैल 2026 की डेट या उससे बाद का बना हुआ होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका जो आपका सर्टिफिकेट है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो जारी किया गया है वो आपको चढ़ाना पड़ सकता है, इनफैक्ट चढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद आपको एक बैंक चेक की कॉपी या पासबुक की कॉपी वहां पर अपलोड करनी है, ताकि अगर इन केस कोई भी अमाउंट आपको रिफंड होना है तो वो आपके अकाउंट में आएगा। यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी पेमेंट आप करते हैं या आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस का पेमेंट करना है, और फाइनल राउंड में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर पार्शियल एडमिशन फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको सीट अलॉट होती है और बाद में यदि किसी भी रीजन से आपका कुछ रिफंड अमाउंट बनता है तो उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट खुद अपने अकाउंट से या अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ही पेमेंट करें। यदि आप किसी भी थर्ड पर्सन या आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे जाके, जेरोक्स की शॉप पे जाके, ई मित्र पे जाकर अगर फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपने उनके अकाउंट से पेमेंट किया है तो फिर वो पेमेंट जो है उनके अकाउंट में वापस आएगा। तो इस वजह से आप ध्यान रखें कि आप अपने अकाउंट से ये पेमेंट करने जा रहे हैं। इसके बाद तो मुख्यतः एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वहां पर चढ़ाना होगा। इसका फॉर्मेट जो है बिजनेस रूल्स जो है वहां पर एनेक्सचर नंबर 7 में दिया हुआ है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप एक बार रेडी कर लें, अगर अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हुए हैं तो। जो कल से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको 8 तारीख को मॉक सीट अलॉटमेंट 1 दिखाया जाएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट 1 का मतलब 7 तारीख की रात को 8 बजे तक जितनी भी चॉइसेस फिल की गई होंगी उसके हिसाब से आपको क्या मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं, ये वहां पर आपको दिखाया जाएगा। और इसके बाद 10 जून को है मॉक सीट अलॉटमेंट 2 का रिजल्ट आएगा, जिसमें 9 जून शाम की 5 बजे तक जितनी भी चॉइसेस बच्चों द्वारा फिल की गई होंगी उसमें से यदि आपको क्या मिल सकता है ना, जितनी चॉइसेस सारे बच्चों ने मिलकर फिल करी है उसके हिसाब से आपकी जो चॉइसेस आपने फिल करी है उसमें आपको क्या मिल सकता है वो आपको बताया जाएगा। इसके बाद आप 10 जून को जो है अपनी चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। और बेटर ये रहता है हमेशा कि लॉक करने की जगह आप लास्ट डे पे आप चाहे तो लॉक कर लें, नहीं तो आप सेव करके रखें अपनी सभी चॉइसेस को। लास्ट डे पर वो ऑटो लॉक हो जाती है, और जो भी चॉइसेस आपने फिल करी है उसको हमेशा देखें कि वो सेव है, और लास्ट डे पे इसको जरूर चेक करें, क्योंकि चॉइस फिल करने का जो अवसर है आपको जोसा काउंसलिंग में केवल एक ही बार मिलेगा। इसके बाद आपको हर राउंड में चॉइसेस भरने का या चेंज करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो आप जो भी चॉइसेस भरें उसको बहुत ही सोच समझ कर भरें। सबसे ऊपर वो चॉइसेस भरें जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए, आपकी डिजायर है, और बीच में वो चॉइसेस भरें जो आपकी रैंक के आसपास आपको मिलने की उम्मीद है पिछले साल की कट ऑफ को देखते हुए, और सबसे एंड में आप वो चॉइसेस भर सकते हैं जो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएंगी आपकी रैंक पर। तो आप थोड़ा सा प्रेफरेंस ऑर्डर अपना इस तरीके से रखें कि आप को बेस्ट से बेस्ट चॉइस आपकी मिल पाए, और ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपका हमेशा सबसे ज्यादा आपकी जो चॉइस है, सबसे ज्यादा आप जिस ब्रांच को या जिस कॉलेज को चाहते हैं वो ऊपर होना चाहिए, और जिसको सबसे कम चाहते हैं वो सबसे नीचे होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड। इस बार की जोसा काउंसलिंग जो है 5 राउंड में चलेगी, और ये 2 जून से स्टार्ट होकर लगभग 20 जुलाई तक चलेगी। और उसके बाद जो सीटें रिमेनिंग हो जाती हैं, जो सीटें बच जाएंगी, उसमें आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जो जीएफटीआई की सीट्स रिमेनिंग रहती हैं उसके लिए फिर सीसैप की अलग से काउंसलिंग होती है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। और आईआईटीज की कोई भी सीट इसके बाद बाकी नहीं बचती है। तो आईआईटीज की जो भी सीट आपको मिलनी है वो जोसा काउंसलिंग से ही मिलेगी। और इस बार सीटों की संख्या में थोड़ा सा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि हर साल थोड़ी सीटें हमेशा बढ़ती हैं। और पिछली साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल 62,853 सीट अवेलेबल थी, और इस बार डेफिनेटली सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो नया कॉलेज जो है आईआईएससी बेंगलोर इसमें ऐड हो रहा है। आईआईएससी बेंगलोर पिछले साल तक भी जो है जेईई एडवांस के स्कोर के बेसिस पर ही एडमिशन लेता था, लेकिन उसका फॉर्म अलग से आपको फिल करना होता था। लेकिन इस साल से जोसा काउंसलिंग में ही आईआईएससी बेंगलोर ऐड हो जाएगा, तो वहां पर आपको जो है सीट्स बढ़ी हुई मिलेंगी। जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस में जो क्वालिफाई स्टूडेंट्स हैं वो आईआईएससी बेंगलोर का ऑप्शन अपने पास
रख सकते हैं, फिल कर सकते हैं उसमें जो अवेलेबल कोर्सेज हैं उनकी चॉइसेस को। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी जानकारी आपको शेयर की गई है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। काउंसलिंग से रिलेटेड या और कोई कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन जोसा काउंसलिंग। थैंक यू।